उत्तर प्रदेश की 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा में 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। विभिन्न दल और संभावित दावेदार जनता के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में नेमचंद मौर्य भी क्षेत्र में जनसंपर्क और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए बताए जा रहे हैं। नेमचंद मौर्य का कहना है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं का समाधान और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हालांकि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए किसी प्रमुख दल द्वारा उनकी आधिकारिक उम्मीदवारी की पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा और प्रत्याशियों की अंतिम सूची संबंधित राजनीतिक दल तथा चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अनुसार ही तय होगी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत में हूं आपके साथ संवाददाता सचिन कुमार। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश जिला बरेली की 123 बिथरी विधानसभा में। और जैसा कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रयासरत हैं, माहौल बना रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं 123 बिथरी विधानसभा से प्रबल दावेदार नेमचंद मौर्य जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं और कहीं ना कहीं 123 बिथरी विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार, आरजे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है मौर्य जी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मौर्य जी आपके छात्र जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। छात्र जीवन के विषय में जैसे सब छात्र होते हैं वैसे मैं भी छात्र था और मैंने पढ़ाई अपनी पहले बिशप कॉनराड से पूरा किया, फिर बरेली कॉलेज से, और LLB मेरी 5 सेमेस्टर के बाद किसी वजह से छूट गई। मैं उस समय 17 के टाइम पे कर रहा था LLB। टिकट की दावेदारी बहुत तेज़ चल रही थी उस समय, तो उसी भाग दौड़ में मेरा 6 सेमेस्टर छूट गया, जो अधूरा रह गया। तो राजनीति में आपने जो प्रवेश किया था वो 2017 से किया था? नहीं, राजनीति में तो मैं आप समझिए 2002 से सक्रिय राजनीति में 2002 से सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं 93 में पार्टी का सक्रिय सदस्य हो गया। सक्रिय सदस्य उसमें हो गया था, लेकिन जो बहुत सक्रिय राजनीति होती है उसमें मैं 2002 में जब माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ विधायक हुए थे, तो इनके साथ मैं बहुत जुड़ गया, बहुत करीब से, और तब से मैं उनके साथ हूँ और बहुत करीब से राजनीति कर रहा हूँ। अभी तक मैं इसी तरह सक्रिय हूँ। इससे पहले आप कोई चुनाव लड़े? नहीं, अभी चुनाव जिला पंचायत है तो नहीं, चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी 17 से चल रही है। जब माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ 14 में सांसद हो गए, तो यहाँ विधानसभा की सीट पहले यही विधायक थे, 12 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद जब सीट खाली हुई तो माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी ने मुझे प्रेरित किया था कि आप करिए, आगे बढ़िए और आप विधायक हो सकते हैं यहाँ से अगर प्रयास करेंगे। तो उसी नाते मैंने प्रयास किया। 17 में बहुत प्रबल दावेदारी मेरी थी, उसमें लग रहा था मुझे कि टिकट हो जाएगा, और किसी भी कारण से नहीं हो पाया। राजनीति में बहुत सफलता भी मिलती है। उसके बाद 22 में मैंने दावा किया, टिकट के लिए नहीं हो पाया। फिर अभी मैं बहुत करीब से जिलाध्यक्ष होते होते रह गया, बहुत करीब से मेरा नाम चला, जिलाध्यक्ष होते होते रह गया। 27 में पुनः दावेदारी कर रहा हूँ और पार्टी से बहुत जानकारी से टिकट मांगूंगा। अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगा। तो जैसा कि मौर्य जी, अगर 1% अगर टिकट नहीं मिलता है तो कैसे, मतलब नहीं, ना मिलने का मुझे अब देखिए, विफलताएं बार बार बहुत नहीं होती हैं। ऐसा संभव है नहीं कि हर बार विफल रहे हम, और इस बार पार्टी का मन है और समीकरण जो है बहुत प्रबलता से मेरे पक्ष में है। तो मुझे लगता है इस बार टिकट मुझे मिलना ही चाहिए और पार्टी मुझे टिकट देती है। तो क्या लगता है, अगर पार्टी टिकट देती है तो किस तरह के समीकरण हैं, कैसे आप अपनी सीट किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, सभी क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां मेरी अभी से नहीं, मेरी तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं और मैं लगातार ज़मीन पर काम करता हूँ। बहुत शोशेबाजी नहीं करता, बहुत दिखावा नहीं करता। मैं ज़मीन पर जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ज़मीन पर रहता हूँ, ज़मीन के लोगों से मेरा संपर्क है। और आप देखिए, मैक्सिमम वोटर जो होता है, वो वोटर जो बहुतायत में है, 70-80% आप कह सकते हैं, तो वो वोटर है जो बहुत पिछड़ा है, बहुत गांव का है, बहुत एक लेवल से नीचे वाला। वो वोटर जो होता है वो बहुत गंभीर वोटर होता है, वही वोट करता है। लेवल से ऊपर वाले लोग तो बहुत गर्मी उनको लगती है, कई बार वोट करने में नहीं जाते। तो वो जो तबका नीचे वाला है उसके लिए मैं काम भी करता हूँ। उसके लिए जो मैं कर सकता हूँ, जनसेवा जो मेरे
अधिकार क्षेत्र में है या मेरे बस में है, उनके लिए सदैव तत्पर रहता हूँ और उन्हीं के लिए काम करता हूँ। उन लोगों से मेरा बहुत गंभीर परिचय है और आप जानते हैं, जब व्यक्ति किसी के लिए निस्वार्थ होकर काम करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका भलाई का बदला कहीं ना कहीं मिले ना, लोगों की नज़र में ना आए। ज़माना आज भी है, अगर आप किसी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, निस्वार्थ मन से काम कर रहे हो, तो उसका आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। तो वो जनता जो नीचे की है वो तैयार बैठी है कि अगर हमको टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत जूझ के चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। और ये जी बिथरी विधानसभा में सर्वप्रथम कौन कौन सी समस्याएं आपने देखी हैं जो आप अगर एमएलए बनते हैं तो उन्हें कराना चाहेंगे? समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं और छोटी छोटी समस्याएं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ऐसी समस्याएं बहुत है। और पब्लिक का जुड़ाव उन्हीं समस्याओं से होता है। कई बार आप देखते हैं वो छोटी छोटी समस्याओं को कोई देखता ही नहीं, उन समस्याओं पर ध्यान ही नहीं जाता। आप देखिए कितनी बार होता है, मुझे को शिकायत आती है, जो किसान हैं यहाँ जो छोटी खेती कर रहे हैं, सब्जियाँ उगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो गाड़ियों में भर के सब्जियाँ लेके आते हैं और उनसे कहीं ना कहीं रात में, दिन में सुबह 4 बजे आते हैं, रात में भी आते हैं, कभी मंडी आते हैं, तो उनको गाड़ियाँ रोक कर उनसे उगाई की जाती है। तो एक गरीब आदमी जो किसान, आप जानते हैं कितनी मेहनत से वो खेती कर रहा है, कितनी मेहनत से वो फसल उगा रहा है, उसमें रात दिन 24 घंटे ना दिन देखता है ना रात देखता है, उसमें जूझता है। और जब वो अपनी फसल लेके आता है, कभी कभी फसल की कीमतें भी बहुत कम होती हैं, उसके बाद उसको ये महंगाई भी उनसे होती है, गाड़ी रोक ली जाती है, उनको जाने नहीं दिया जाएगा जब तक वो पैसा ना दे दें। तो ये समस्या की तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का, वो पीड़ित हैं लोग। ऐसी समस्याएँ बहुत सारी हैं। रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं होता है, छोटा गड्ढा होता है, बड़ा हो जाता है। बहुत अभी ये लाल फाटक के पुल के आगे इतना बड़ा गड्ढा था, वो कई महीनों से हो गया, उसमें उस दिन भूसे का ट्रक पलट गया। आप समझिए उस ट्रक के बराबर में अगर कोई उसमें स्कूटर या मोटरसाइकिल चल रही होती तो वो व्यक्ति स्पॉट पर खत्म हो जाता। ऐसी समस्याओं के प्रति ध्यान किसी का नहीं जाता। मैं एक्शन की प्रक्रिया मैंने बात भी की है, लेकिन डीएम साहब को मैंने लेटर दिया लिखकर। यहाँ एक्सीडेंट जोन बना है लाल फाटक पर, वो जहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उस पर भी मैंने अपने लेटर पर लिखित शिकायत डीएम साहब को दी है। तो वो सब समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनके प्रति ध्यान नहीं जाता लोगों को। लाल फाटक है, आप आए होंगे, लाल फाटक के मातम जल भरा। उस दिन मैं देख रहा था एक वीडियो, वहाँ पानी भरा हुआ था, गड्ढे में एक बुजुर्ग थे, उनकी गई और वो गिर गए। आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, वो गिर गए, सर उनका जाके उसमें किनारे पर लगा, बेहोश हो गए पानी में। तो अगर ऐसी समस्या, वहाँ जल निकासी नहीं है, जल निकासी की समस्याएँ अगर दूर कर दी जाएँ, एक बार अगर जनप्रतिनिधि अगर उस पर ध्यान दे के बड़ा नाला वहाँ से लेके चौबारी तक अगर बन जाएगा तो जल निकासी की समस्या खत्म हो जाएगी, रोड टूटना बंद हो जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं, उनके प्रति ध्यान नहीं जाता लोगों को। किसान ये कह रहे हैं कि हमें यूरिया खाद समय से नहीं मिल रही है, और जो आवारा पशु हैं, गाय हैं, बैल हैं, वो हमारे खेतों में घुस जाते हैं, फसल को उजाड़ देते हैं। तो इससे हम क्या करना चाहिए? नहीं, गाय बैल का तो देखिए ये है कि गाय बैल तो अब ये हो गया है कि लोग खुद भी छोड़ देते हैं, अपने दूध दूते हैं और उसके बाद उसको छोड़ दिया, दिन भर वो चलती है, शाम को से दूध दूके और फिर छोड़ देते हैं। तो ये समस्या मतलब खुद की पैदा की हुई है, वो बहुत गंभीर समस्या नहीं है ये समस्या। क्योंकि गाय इतनी, आप देखिए झुंडों में आती है, 50-50 कहाँ से आती है गाय, किसकी है ये गाय? अपने आप तो रोड पर नहीं पैदा होती। तो उनके प्रति वो तो बहुत गंभीर समस्या नहीं, लोग को करा हुआ अपने खुद पैदा करी हुई समस्या। हाँ, ये खाद की समस्या है, तो खाद की समस्या अगर है भी, जनता को खाद नहीं अगर मिल रही है, वैसे तो उपलब्धता ज़्यादातर करवाई जा रही है, लेकिन अगर कहीं दिक्कत है तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर कहीं जनता की किसी उसमें यही जनता की समस्या है, इनको कौन वहाँ कहेगा? भाई सरकार वहाँ है, तो जब सरकार के पास उसकी आवाज़ पहुँचाने जनता की कौन जाएगा? जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? जनता का प्रतिनिधि है, वो जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए। तो जो जनता की समस्या है, चाहे खाद से लेके हो, चाहे किसी और समस्या से लेके हो, वो वहाँ तक पहुँचाए, उसका निस्तारण कराए, जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है। तो ये सब समस्याएं हैं, इनको अगर हम रहेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत प्रबलता से उठाएंगे। तो क्या लगता है, जैसे कि अपनी 403 सीटें हैं अपने प्रदेश में, कितनी सीटें भाजपा सरकार इस बार निकाल सकती है प्रदेश में? देखिए, ये प्रश्न के लिए मैं बहुत उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ और ये प्रदेश लेवल का सवाल है। तो प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो, उससे ये सवाल आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा अध्ययन 403 सीटों पर नहीं है, मैं अपनी विधानसभा पे ही काम करता हूँ। जैसा कि अखिलेश जी पीडीए चला रहे हैं, पीडीओ को लेकर पीडीओ को लेकर के बता रहे हैं जी, और योगी जी का अमृतकाल चल रहा है जी। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय पर हमें कुछ नहीं कहना है, केवल जनता है ये तो तय करना। देखिए, लोकतंत्र में जनता जज होती है,
पीडीए कुछ भी कहता रहे, हम कुछ भी कहते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जज है, जनता तय करेगी कि हमने सही काम किया है नहीं किया है। अगर हमने सही काम किया है, भाजपा ने सही काम किया, तो जनता अगली बार पूरे बहुमत से वोट देगी। जैसा आप देखते आ रहे हैं आज तक पूरे बहुमत से 17 में भी जिताया, 22 में भी जिताया, 24 में भी जिताया, और जनता का रुझान जिस तरह से भाजपा की तरफ है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है कि ये सरकार बेहतर सरकार है और सरकारों से और काम कर रही है, तो इसीलिए जनता पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और अगर जनता को अब भी लगेगा कि सरकार हमारी ठीक है और सही से काम कर रही है, तो जनता फिर पूर्ण बहुमत से बनाएगी। एक बात सर और पूछना चाहेंगे, ऐसी लोकसभा चुनाव में ऐसी कौन सी सरकार की कमियां रहीं जो 62 सीटों से 33 सीटें रह गई, उनकी सीटें घट गई? क्या कारण आप मानते हैं? कई कारण लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने का क्या कारण मानते हैं? कई कारण हो सकते हैं। अपनी बरेली जिले की सांसद 2 बार रहे धर्मेंद्र कश्यप जी, आंवला से, वो भी सीट इस बार हार गए जी 2024 में, तो क्या कारण? कारण अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, हर चुनाव का समीकरण अलग होता है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर चुनाव का समीकरण अलग होगा। आप सोचें कि इस चुनाव जो अभी 24 में चुनाव हुआ, इसी पैटर्न में फिर चुनाव हो जाएगा, यही स्थिति रहेगी, ऐसा नहीं होता। हर चुनाव में स्थिति अलग होती है, और यहाँ भी स्थिति परिस्थिति कुछ रही, कुछ नाराज़गी लोगों की थी कश्यप जी के प्रति, और कुछ समीकरण ऐसे बने कि सीट गंवानी पड़ेगी। तो ये कोई वो नहीं है, चुनाव आगे आने वाले समय में फिर से चुनाव पलट सकता है, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। हर चुनाव में समीकरण अलग होते हैं और हर चुनाव में परिणाम भी अलग होते रहते हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास कर रही है अपनी सरकार, और कैसे कैसे रुझान है? भाई, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ये देखते होंगे कि आज की तारीख में आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जितनी सुरक्षित महिलाएं अपने आप को महसूस कर रही हैं इस सरकार में। महिलाएं क्या, पूरा जनमानस जो है वो जितना सुरक्षित महसूस कर रहा है, इससे पहले कभी इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया। आज आप किसी भी महिला से बात करेंगे, वो रात के 12 बजे भी जारी होगी, तो उसकी हिम्मत है कि वो रात के 12 बजे अपने घर कहीं ऑफिस से जाना है या घर से कहीं जाना है तो जाने की हिम्मत कर सकती है। अन्यथा किसी और सरकार में ये हिम्मत करना बड़ा मुश्किल का काम था। और आप जनता से भी पूछें, अभी आप किसी से पूछेंगे तो पंप सेट आप देखेंगे, आप खुद ही देखते होंगे जाके कि गांव-गांव जब आप निकलते होंगे रास्ते में तो पंप सेट खड़े होंगे खेतों में। क्या इससे पहले कभी ऐसा होता था? आज 15 दिन हो जाए, 4 महीना हो जाए, उन्हें मालूम है अगले 15 दिन बाद फिर पानी लगाना, तो पंप सेट लाते ही नहीं खोलेंगे, वहीं खड़े रहते हैं। तो ये एक उदाहरण है, ये सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। भयमुक्त शासन सरकार ने दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के आपका क्या विजन रहेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, और मेरा विजन तो बहुत अलग है। मैं अगर यहाँ चुन के आता हूँ, किसी तरह चुनाव होगा, अगर मैं चुन के आया तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत गंभीरता से काम करने वाला हूँ, और मैं इसलिए जूझूंगा जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से पूरा जूझ के शिक्षा और रोजगार के लिए मैं काम करूँगा। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनसे जनता बहुत प्रभावित रहती है, और उसको कहीं ना कहीं अक्सर निराशा भी मिलती है। तो उसके लिए ये जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य है कि वो पहले जनता के लिए इन प्राथमिकताओं पे, शिक्षा तो बहुत प्राथमिक चीज़ है, उसको इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो मैं भी इसके लिए बहुत, जितना मेरा सामर्थ्य होगा उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। क्षेत्र में समस्याएं देखने में आ रही हैं आज भी कि बहुत सी जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, वो जो पात्र व्यक्ति हैं आधे से ज़्यादा ऐसे ही रह जाते हैं, उन्हें नहीं मिल पा रही योजनाएं। इसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योजनाएं अगर नहीं मिल पा रही किसी को, तो उसका कारण कुछ ना कुछ रह जाता होगा। उसके लिए तो उनको जानकारी इस बात की नहीं है कि किस वजह से कौन सी योजना नहीं मिल पा रही है। हमारी जो जानकारी में आता है तो वो योजना, कई व्यक्ति हैं कह रहे हैं हमारी 60 साल पेंशन नहीं बंदी है, विधवा पेंशन नहीं बंदी है, राशन कार्ड के कोई पात्र हैं वो कह रहे हैं कि भैया ऑनलाइन करने जाते हैं, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो मतलब दिक्कत आ रही है। देखिए, ये सब चीज़ें, आयुष्मान कार्ड नहीं है, बहुत लोगों को ऐसे ही जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनके आयुष्मान कार्ड की सुविधा। आयुष्मान कार्ड कई बारी जानकारी के अभाव में भी छूट जाता है। आयुष्मान कार्ड जहाँ बन रहे हैं वहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। उसका एक मानक होता है, वो मानक पे अगर वो सही करते हैं तो वो बनता है, और नहीं अगर मानक पे आते हैं तो वो नहीं बनता है। तो ये कई बार होता है, मानक अगर होते हैं, जैसे मेरे यहाँ की बात है, कभी लाल कार्ड किसी का था तो वो बता रहे हैं कि मेरा लाल कार्ड बना, और मैंने अप्लाई किया लाल कार्ड के लिए, लाल कार्ड बना, करीबी देखा तो नीचे वाला, तो आयुष्मान कार्ड अपने बन के आ गया। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। मानक अगर होंगे तो ज़रूर बनेगा, और उनके लिए कई बारी अभाव ये रहता है, जानकारी का अभाव होता है। गांव की जनता जो होता है उसको पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। यही चीज़ें कमी रह जाती है, यही चीज़ें छूट जाती हैं। जनप्रतिनिधि
जो है वो इन बातों पे गौर करके कहीं एक सिस्टम ऐसा बना दे कि जो ऐसे लोग हैं जिनको एक रास्ता दिखा दे कि साहब इस रास्ते से आपका ये बन सकता है, या कोई अपना सहयोगी लगा दे कि भाई इनका ये काम आप देखोगे, आप ये करवाओ, ये बैठ के यहाँ से, तो वो सहूलियत हो जाए, वो सुगम हो जाएगा। वो सब नहीं हो पाता। तो जैसे ये कि सर 2017 से अब तक बिथरी में आपकी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक गए जी और फिर भी बिथरी में विकास की इतनी ज़्यादा अपूर्णता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जल भराव की समस्या है और ग्राम पंचायतों में खड़ंजे टूटे, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। मैं देखिए कई बार जो है योजनाओं की होती, लेकिन योजनाएं बहुत कई बार इच्छा शक्ति की भी कमी होती है। इच्छा शक्ति जैसी होगी व्यक्ति की प्राथमिकताओं पे क्या चीज़ है ये तय करती है वहाँ के मुद्दे को, वहाँ के विकास को, वहाँ की और चीज़ों को, उसकी प्राथमिकता पे क्या है, जनप्रतिनिधि जो है उसकी प्राथमिकता पे क्या है, उस आधार पे ही विकास वहाँ का तय होता है। आप देखते हैं गांव में, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, आजमगढ़ एक गांव है, वहाँ पे आपने देखा प्रधान ने स्कूल बनवाया है। क्या प्रधान, एक अकेला प्रधान ऐसा, उसको क्या स्पेशल एड मिलती है? आप सोचिए पहले कि एक प्रधान जिसने एक उदाहरण स्थापित कर दिया, उसका वीडियो पूरे वायरल है पूरा कि साहब देखिए इसने AC लगाए हुए हैं कमरे में, पूरे स्कूल को उसने इतना बेहतर तरीके से सजाया हुआ है, इतना बढ़िया है, वहाँ मॉडल बना दिया उसने पूरे प्रदेश में, देखने लायक स्कूल। तो बाकी प्रधान भी ये कर सकते हैं। उसने ही क्यों किया? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति थी, बाकी लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, बाकी लोग अपने और कामों में व्यस्त हैं। तो उसकी इच्छा शक्ति थी कि मैं अपने स्कूल को बेहतर बनाऊंगा, मॉडल बनाऊंगा, उसने बना दिया उसी निधि में, उसी विकास कार्य में, उसी सिस्टम से, उसी पैसे से, उन्हीं अधिकारों से। तो उसने कैसे बना दिया? अगर इच्छा शक्ति होगी तो व्यक्ति कर सकता है, इच्छा शक्ति नहीं है तो नहीं होगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से 2027 के चुनाव के विषय में 123 बिथरी विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूँगा, मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने वोट की कीमत समझें। आप जिसको वोट करने जा रहे हैं, पहले आप ये देखें कि हम किसको वोट करने जा रहे हैं, और उस वोट से आपके उस एक वोट से जो जनप्रतिनिधि जीतेगा वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। वोट आदमी बहुत उत्साह में डाल देता है, कभी कभी बिरादरी के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पे, लेकिन बाद में फिर पछताता है कि भाई जनप्रतिनिधि हमारा ठीक नहीं है, ये सुनता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। वो तय करना जनता का ही काम है। लोकतंत्र में मैंने कहा ना, जनता जज होती है। तो जिस समय आपका जजमेंट का टाइम है, इलेक्शन का टाइम होता है, जजमेंट का टाइम, उस समय मैं सब जनता से ये कहना चाहता हूँ, आप पहले तुलना कर लें, आपका प्रत्याशी कौन बेहतर है, आपके लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, ज़मीन पे आपके लिए आपके साथ कौन खड़ा रह सकता है, उसको देखें और तुलनात्मक अध्ययन करके उसके बाद आप देखें कि ये बेहतर प्रत्याशी है, उसी को जिताने का काम करें। किसी लालच में ना आए, किसी लोभ में ना आए, क्योंकि वोट आपका बहुत कीमती है, उसको आप बहुत सहेज के, बहुत सही से डालने का काम करेंगे तो लोकतंत्र की तस्वीर बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेमचंद मौर्य जी, जो कि बिथरी विधानसभा 123 बिथरी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और लगातार ऐसे ही प्रत्याशी एवं जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूँ आपके साथ सचिन कुमार।